नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आपको पास होने का काम मिल गया था 40 में से, जिसके 44 नंबर आने वाले थे। उनमें से मैंने 7 क्वेश्चन ऐसे बताए थे जिन पर आपत्ति आप दर्ज करा सकते हो। लेकिन जब ये मेरा वीडियो अपलोड हुआ, ये काफ़ी वायरल हुआ, तो काफ़ी लोगों ने अपने अपने तरीके से इसके जस्टिफिकेशन भी शेयर करे और इसको प्रूव भी करा कि कौन कौन से क्वेश्चन सही है, कौन कौन से गलत। तो फाइनली जो लास्ट हम स्टेज पे डिसीजन में पहुंचे, तो हमारे कौन से सवाल गलत थे, कौन से सवाल सही थे, जिन पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो, इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो पिछली अगर वीडियो आपने मेरा नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अगला जो वीडियो है तो ये बिग डाउटफुल क्वेश्चन सॉल्व है। मतलब कि जो जो सवाल 7 सवाल ऐसे थे जो डाउटफुल थे, उस पर आप क्वेरी रेज कर सकते हो, तो उनका सोल्यूशन अपन को मिल गया है। अब सिर्फ 7 सवाल में से सिर्फ 3 सवाल ऐसे रह जाते हैं जिन पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। बाकी जो 4 है वो ऑलरेडी क्लियर्ड हैं। उसमें क्या क्लियर है मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताता रहूँगा। और फिलहाल चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बिग एक्सपोज है, काफ़ी शानदार होने वाला है, ताकि आपके मतलब जितने भी लो स्टूडेंट हो जिनको डाउट था कि इन क्वेश्चन में आप क्वेरी रेज कर सकते हो, तो उनके अधिकतर डाउट क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो में। आप देखते बनिए। सबसे पहला अपना सवाल था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कब दो व्यक्तियों को एक दूसरे का सौतेला रिश्तेदार कहा जा सकता है। ठीक है, ये डाउटफुल क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ऑप्शन बी बता रहा है कि जब वे एक ही पूर्वज की अलग अलग पत्नियों के वंशज हो। ठीक है, कई लोगों ने यही टिक करा था कि इसी को सही माना, लेकिन जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है उन्होंने ये बताया कि जब एक ही पूर्वज पुरखी के अलग अलग पतियों की संतान हो। अपन सभी की मानते हैं जब एक ही पूर्वज के अलग अलग पतियों की संतानें हो, मतलब कि ये दादाजी के 2 बेटे हो गए। ठीक है, अब समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दादाजी हो गए, दादाजी के 2 बेटे हो गए। अब कह रहा है 2 पतियों की संतान हो। अब इनकी पुतनी के मान लो 1 2 3 पुत्र हो गए, इनकी वे 3 पुत्र हो गए। अब ये आपस में इनका क्या रिश्ता हुआ, भाई भाई का। इनका क्या रिश्ता हुआ, चाचा भतीजे का। ठीक है, तो इन्होंने सौतेला कहीं पर भी नहीं आया। लेकिन आप देखोगे कि जहाँ एक ही पूर्वज, अब ये पूर्वज हो गए, इनकी पत्नियों के अलग अलग पत्नियों वंशज, अब ये तो एक ही है, अब इनकी अलग अलग पत्नियां हैं। ठीक है, इनकी अगर कोई पुत्र है, इनके अगर पुत्र होता है, तो ये आपस में एक दूसरे के स्वतंत्र रिश्तेदार कह जाएंगे। तो ये फुल्ली डाउटफुल क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ये है जिस पर आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, मतलब कि फुल्ली डाउटफुल क्वेश्चन है ये। ठीक है, संदेह क्वेश्चन है, आप इस पर डाउटफुल कर सकते हो। आपका ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन था अपना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर हिंदू विवाह के लिए वैध शर्त नहीं माना जाता। सबसे बड़ा सवाल है कि वैध शर्त नहीं माना जाता। यहाँ आपको देखना है कि वैलिड कंडीशन के बारे में बात करता है। वैलिड कंडीशन, अब हिंदू विवाह अधिनियम की तरह 5 पढ़ोगे तो वहाँ आपको सारी वैलिड कंडीशन दे रखी है, जिसमें कहीं भी नहीं दे रखा कि पक्षकारों को प्रतिष्ठित रिश्ते की कोटि के भीतर होना चाहिए। यह शर्त है कि एक अगर कोई हिंदू पुरुष या स्त्री शादी करेंगे तो उनको प्रतिष्ठित स्त्री कोटि के भीतर होना चाहिए। क्या है, अगर कोई शादी मतलब कि उनका विवाह मान्य माना जाएगा जो ये कंडीशन से परे हैं। अब वो प्रतिष्ठित स्त्री कोटि के भीतर है तो वो शादी नहीं कर सकते। अब पूछ रहा है वैध शर्त नहीं है। आप यहाँ देखोगे वैध शर्त के बारे में बात कर रहा है, तो जो वैध शर्त नहीं है वो है कि पक्षकारों को प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठित ये रिश्ते की कोटि है उनके भीतर होना चाहिए। ये एक वैध शर्त नहीं माना जाता। तो इस पर भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और फोर्स प्रूफ के लिए आप सेक्शन 5 उनको दिखा सकते हो कि कब कब उनके लिए क्या क्या है, कि उनको किसी भी प्रकार का कोई मानसिक विकार से पीड़ित ना हो, जीवित पति पत्नी ना हो, संपत्ति देने में जो भी कुछ इनमें है, आप सेक्शन 5 का हवाला दे सकते हो इस चीज़ में। अगर आप हिंदू विवाह अधिनियम उठा के देखोगे तो आपको सेक्शन 5 में सारी कंडीशन डिफाइन मिलेगी। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन डाउटफुल है। तो दो क्वेश्चन आपके डाउटफुल हुए, आप दोनों में रेज कर सकते हो। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने पहले बताया था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 फर्स्ट, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि एक तो 13 फर्स्ट आता है, एक 13 क आता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में बताया था तो 13 क में जुडिशियल सेपरेशन प्लस डिवोर्स की बात करता है, लेकिन इसमें अपना डाउट क्लियर हो चुका है। क्या है इसका सही आंसर, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है अपनी की में बताया, जो ऑप्शन बी बताया, तो वो एकदम गलत है। ठीक है,
जो हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 13 क्लोज फर्स्ट जो बात करता है वो सिर्फ बात करता है तलाक के आधार के लिए, ओनली फॉर तलाक के आधार के लिए। तो इसके लिए भी आप अपना डाउट रेज कर सकते हो, ठीक है। अब इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको दे देता हूँ, ये रहा इसका जस्टिफिकेशन, ये आप देख सकते हो। 13 फर्स्ट डिवोर्स के बारे में बात करता है, मैरिज ओनली वेदर बिफोर और आफ्टर द कमिशन ऑफ एक्ट दिस एक्ट, ठीक है। अब जो 13 फर्स्ट है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ दे रखा है, ये आप देख सकते हो, अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग, ठीक है। यहाँ पर इसने एंड में आप देखोगे तो जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण एंड पास इंस्टेड ऑफ डिक्री, डिक्री डिवोर्स की डिक्री की दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो वहाँ पर 13 ए की बात नहीं हो रही, वहाँ 13 फर्स्ट क्लोज ए की बात हो रही है, तो आप देख सकते हो। तो आपका क्वेश्चन इसमें तलाक के लिए आधार सही है, तो भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, आप इसमें भी अपनी कोई क्वेरी रेज कर सकते हो। 3 क्वेश्चन आपके हो गए जिसमें आप क्वेरी रेज कर सकते हो। बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन आया था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पेपर में कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के 17 के तहत कौन सी समय सीमा दी गई है। मेरे जो एक कमेंट बॉक्स में आया था कि सर इसका आंसर बी सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप टीपीए का एक्ट 17 पढ़ोगे या आप देखिए टीपीए के पढ़ोगे तो जहाँ की संपत्ति के किसी अंतरण के निबंधन में निर्दिष्ट करते हैं कि उस संपत्ति के उद्भूत आय अंतरक के जीवन से या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि से, अभी आप देखोगे अधिक कालावधि तक पूर्णतः या भागतः संचित की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बता रखा, ठीक है। तो आप इसमें भी ये है, ये क्वेश्चन आपका सी सही होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आप डाउट क्लियर करके रेज कर सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया बार ने इसमें जो ऑप्शन है वो बी वो सही बता रखा है। लेकिन जब आप टीपीए का ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का 17 जो एक्ट पढ़ोगे तो इसमें दोनों ही मेंशन कर रखा है कि अंतरक की जीवन काल और अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि। फॉर एक प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ, 18 वर्ष की अवधि अंतरक के जीवन काल, अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि है, जो भी अधिक हो ऑप्शन इसमें सी सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन सी इसमें सही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउटफुल लगे तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो ठीक है। आप इसकी भी ऑब्जेक्शन जो भी है आप क्वेरी रेज कर सकते हो। तो अभी तक आपके पास में 4 सवाल ऐसे हो गए जिसके आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्ष धमकी देता है कि अगर वायु उसे पैसा नहीं देगा तो वायु के संबंध में मानहानि लेख प्रकाशित कर देगा। अब कई स्टूडेंट ने गलती क्या कर दी कि जो मानहानि वर्ड है उसको देखकर ही अनुमान लगा लिया कि ये सेक्शन 499 आईपीसी या 500 आईपीसी से रिलेट करता है। लेकिन सबसे बड़ा तो गेम यही होता है, यहाँ पर एक आप और देखोगे कि अक्ष धमकी देता है, धमकी देना क्या, थ्रेटेंड। अब ये आता है एक्सटॉर्शन में। आपने अगर ध्यान से किया होगा तो कहीं लोगों ने सही भी किया, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने संबंध मानहानि लेख के बारे में आता है उन्होंने 499 काउंट कर लिया। उसमें सजा का प्रावधान क्या है, 2 साल तक का कारावास। लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जो बता रखा है वो 3 साल तक कारावास है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो जब अपन आईपीसी का सेक्शन 383 पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ दिखा दे रहा है कि कह या धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए इस प्रकार से यह को उत्पन्न करने के धन ने एक्सटॉर्शन किया है, उत्पादन किया है, तो यहाँ पर उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है, जो कोई एक्सटॉर्शन करेगा वह दोनों में से किसी बात के कारावास की जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। यहाँ देखिए 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन एकदम सही है, आप इस पे कोई भी क्वेरी रेज नहीं कर सकते हो। डाउटफुल आपका यहाँ क्लियर हो गया है। जो ऑल इंडिया जो एआईबी ने जो आंसर दिया है वो एकदम सटीक दिया है, ठीक है। एआईबीई ने जो आंसर दिया है वो एकदम सटीक दिया है, आंसर सही है। आप इस पर कोई क्वेश्चन क्वेरी रेज नहीं कर सकते, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 72 क्वेश्चन है, क्या बात कर रहा है कि गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने के लिए, यहाँ आप देख सकते हो गैर जमानती नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस के अपराध करने के लिए निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा फिर से गिरफ्तार किया जाएगा,
क्या कह रहा है, फिर से गिरफ्तार किया। एक बार बताओ, जिस व्यक्ति को अपन कहीं बाहर लेके जाते हैं, वो किसी होटल में जाता है, तो एक बार तो वो किसी के साथ आया था, वो फिर से होटल जाता है तो जरूरी थोड़ी वो व्यक्ति उसके साथ आएगा। तो एक बार जब निजी व्यक्ति ने, क्या कह रहा है, निजी व्यक्ति द्वारा को गिरफ्तार करा लिया गया, अब मान लीजिए को अपना उसका कोई पड़ोसी है, को दारू और शराब पीकर शोर हवाला करता है, तो उसने पुलिस को हवाले करके 43 में, जो सेक्शन 43 है आईपीसी सीआरपीसी का, इसमें इसने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब मान लीजिए दोबारा वह कहीं पर कुछ ऐसी करता, शोर हंगामा मचाता है, न्यूसेंस कार्य करता है, तो वह 43 के अंतर्गत नहीं बल्कि 41A सीआरपी सेक्शन 41A 41 के तहत में वो गिरफ्तार होगा। ठीक है, जहाँ वो गैर जमानती कोई ऐसा संज्ञेय अपराध करता है तो वो 41A के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस पर भी आप नहीं लगा सकते, ये क्वेश्चन एकदम सही है। ऑल इंडिया बार की में जो आंसर आया है वो एकदम सही है, इस पर आप क्वेरी रेज नहीं कर सकते। ठीक है, और फोर, आपको इसमें कंडीशन दे रखी है कि पुलिस अधिकारी कब गिरफ्तार कर सकता है, जब उसके सामने कोई संज्ञेय अपराध होता हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मामला जो गैर जमानती अपराध से रिलेटेड हो। मतलब सारी शर्तें आपको 40 सीआरपीसी के 41A में दे रखी है, आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि अब बढ़ते हैं अपना अगले में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन भी कहीं को डाउटफुल लगा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन बोगस है। इसका तो देखो जवाब ही सब कुछ है, आप देख सकते हो। जो आईपीसी सॉरी एआईबी ने जो आंसर की जारी करी है, उसमें उन्होंने सी को टारगेट कर रखा है 2 वर्ष, लेकिन जब अपन इसका प्रूफ उनको शो करते हैं कि सीआरपी सेक्शन 260 जब आप पढ़ोगे तो सीआरपी 260 में 454 और 504 के बारे में बता रखा है। ठीक है, और इसके आगे जो ये 2 बातें हो रहा है कि 2 वर्ष से अनधिक अपराध और आजीवन कारावास, इसके दोनों के बारे में बता रखा है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन तो सही है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो उस आंसर के, मतलब अपन कौन सा सही टिक करे, वो इसमें प्रमाणित नहीं है। ठीक है, तो इसका भी इसका आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। फाइनली आपको अब सोल्व हो गया, तो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है जिसका आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आप नहीं कर सकते, इसका भी आप नहीं कर सकते, इसका आप कर सकते हो। 2 क्वेश्चन बन गए। इसका भी आप कर सकते हो, 3 क्वेश्चन बन गए आपके, तो 3 क्वेश्चन ऐसे बन गए। इसका भी आप कर सकते हो, 4th क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है, और इसका भी आप कर सकते हो, मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे बन गए जिस पर आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। दोस्तों फाइनली इसका सॉल्यूशन मिल गया है, अब आपको विद प्रूफ के साथ में शो करना होगा। ठीक है, अब इसमें से आपके अगर 43-44 मार्क्स के आसपास है तो आपको मतलब जरूरी है आप करो कि जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन उनके पास में आएंगे उतना उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, नई आंसर की वो रिलीज करेंगे, ताकि काफ़ी लोगों को हेल्पफुल हो सके। अगर एक रिवाइज की आंसर की जारी होती है तो जिन बच्चों के 2-3 मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो शायद उनके भी एडजस्ट हो जाए और वो इस साल ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर दे। तो आपको अगर आपके गलत ये बता रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन रेज जरूर करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्द वो इनका समाधान निकाले और नई आंसर की जारी करे। तो वीडियो बने रहने का धन्यवाद, और मेरे नए आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और नए आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं आपको नई सूचनाओं के साथ, नए अपडेट के साथ आपको अवगत कराता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी डाउटफुल होगा अपन उसमें क्लियर करेंगे। धन्यवाद।